काव्य लक्षण की तरफ। हाँ, तो काव्य का लक्षण क्या है, मतलब काव्य की परिभाषा क्या है, काव्य किसे कहते हैं। वैसे ही जैसे प्राचीन काल से अभी तक जो है बदलाव देखे गए, अभी भी बदलाव हो रहा है लगातार। अब कोई हो सकता है विश्वनाथ के बाद जगन्नाथ के बाद कोई बड़ा आया होता, वो कुछ दे जाता। तो काव्य का लक्षण, जो काव्य है, कोई लोग बाहरी, उसके बाहरी जो स्वरूप है उनको बताने का प्रयास करेगा, और कुछ लोग जो उसके अंतर्गत, काव्य के अंदर आत्मा, सोल, या उसके काव्य के अंदर जो चीजें होंगी उसके आधार पर काव्य के लक्षण को बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के बाहरी आधार पर और मनुष्य के अंदरूनी आधार पर दो तरीके से चीजें होंगी। वैसे ही मनुष्य यानी काव्य, काव्य के अंदर क्या है और काव्य के बाहर क्या है। जैसे मैं, मान लीजिए मैं काव्य हूं, मैं चश्मा लगा लिया, सोना वना पहन लिया, सुंदर सूट बूट पता नहीं क्या क्या कर लिया, एकदम स्टाइलिश, वो जो कौन से जेम्स बॉन्ड की तरह एकदम, ये बाहरी हो गया, ये बाहरी स्वरूप हो गया। कि देखिए भाई, काव्य में ये बढ़िया सा मेकअप वोकअप होना चाहिए, कुछ सोना चांदी इस तरीके से होना चाहिए, कुछ लोग ऐसी बातें करेंगे। काव्य में ये चीजें जरूरी है। पैर में जूता जो है पता नहीं कौन सी कंपनी का होना चाहिए, आजकल तो पता नहीं कौन कौन है। जीन्स आपका क्या होना चाहिए, लिवाइस का या पता नहीं किसका होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब ये काव्य कहलाएगा। कुछ लोग कहे कि नहीं, ये जो काव्य है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए रस है, आनंद है, रस से ही तो हमको सब कुछ मिलता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि रस है, या रस अंदरूनी भाग पे चर्चा करेंगे, उसको काव्य का लक्षण मानेंगे। और कुछ लोग बाहरी भाग का चर्चा करेंगे, उसको काव्य का लक्षण मानेंगे। तो दोनों एक जगह गलत होंगे। जब तक कोई सामंजस्य ऐसा न कर दे जगन्नाथ जैसा कि दोनों को मिला दे, दोनों को यदि मिला दे तो क्या हो जाएगा, काव्य की सम्यक परिभाषा, अंदर वाले को भी बता दे, बाहर वाले को भी बता दे, काम खत्म। तो पहले शुरुआत में क्या हुआ, लोग जब काव्य को देखेंगे तो पहले कहेंगे बाहर वाला व्यक्ति, आत्मी ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए कोई सन्यासी है, सन्यासी कैसा होना चाहिए, तो बोले भाई कि वह दंड लिया हो, बढ़िया हो, कौन सा पहना हो, रेड कलर का वैसा पहना हो, और जूते ना हो, ऐसे चलता हो, इस तरीके से बाहरी परिभाषा के अनुसार आप देखेंगे। फिर कुछ कोई आएंगे कि नहीं नहीं, बस इतने से नहीं, लोग मूर्ख बना देंगे आपको, आपको उसके मन के अंदर भी झांकना पड़ेगा। अगर उसको प्रश्न पूछिए, अगर मन उसका ऐसा ऐसा है तो ठीक है। ये दोनों चीजें, बाहरी को स्वरूप ज्यादा मायने नहीं रखता है, महत्वपूर्ण बात है अंदर। तो कोई आएगा कहेगा कि ये दोनों का सामंजस्य अगर ऐसा है तो इसी को काव्य कहेंगे, नहीं बा? और कोई विश्वनाथ जैसा आएगा कहेगा कि भाई काव्य के अंदर जो है, मतलब वही सन्यासी के अंदर है, ये कपड़ा उपड़ा लगभग कुछ नहीं काम करता है, सन्यासी के जो अंदर है वही महत्वपूर्ण है। आप भी सन्यासी हो सकते हो, वो भी सन्यासी हो सकता है, वो भी सन्यास, भले कपड़ा पहना हो नहीं पहना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, महत्ता होगी कि नहीं होगी, इंपॉर्टेंस होगा कि नहीं होगा, होगा, बताइए। समझ में आ रहा है कि ऐसे सर से तो नहीं उड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कैसे चैप्टर है, इनको आपको सारा संभालना पड़ेगा। तो क्या है कि काव्य एक है, उसका लक्षण क्या है। जैसे अरफार का आपने देखा, सन्यासी के लक्षण देखे, अंतरंग और बहिरंग पे। तो यहाँ पर दो प्रकार के हैं काव्य के लक्षण, अंतरंग के स्वरूप में और बहिरंग के स्वरूप में। बहिरंग का मतलब आप समझ गए, बहिरंग के संदर्भ में बाहर पे आधारित, उसके बाहरी रूप पे, उसके अवयव, उसके अंग, संगठन, इन सब चीजों पे आधारित। और जो अंतरंग केवल काव्य में होती है, आत्मा, सोल, पोएट्री जो है, उसी को कहेंगे, ये हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य मम्मट का जो काव्य लक्षण है वह क्या है, बहिरंग है, और विश्वनाथ और जगन्नाथ का क्या है, वह अंतरंग है। वो काव्य के अंदर क्या होता है बात करते हैं, वो मेरे इस बहिरंग वाले को अवॉइड, जैसे सन्यासी को बाहरी चेहरे को अवॉइड कर देते, कपड़ा पहना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। दो ही है, इसलिए
वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा जाता है किसके? विश्वनाथ के। उसके बाद जगन्नाथ भी सारी चीजों का सामंजस्य बिठा देते हैं, उनकी भी महत्ता है। तो हम लोग मूलतः इन्हीं दोनों संदर्भों में देखने जा रहे हैं काव्य के लक्षण को। अब इसको मैं एक तरीके से कहूं तो इसको थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड वे देने के लिए मैं इसको अपने तरीके से 3 संदर्भ में बदल दिया। पहला मैंने भोज को बीच में रखा है, जो भोज का काव्य लक्षण है उसको मैंने बीच में रखा है, और उससे पहले के जो कवि रहे हैं, काव्य शास्त्री रहे हैं, लिटरेशियंस रहे हैं, वो जैसे भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, और भोज के बाद में जो हुए हैं, क्योंकि भोज एक पोजीशन है, जान करके उनको रखा, और भोज के बाद में जो हुए हैं आप मम्मट, हेमचंद, बागभट, जयदेव, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, ये मुख्य। तो इनके इनके संदर्भों में काव्य के लक्षण को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या है। एक टाइमलाइन है ये, आपको मैंने बताया था कि आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा याद रख लें। मैं याद करने के लिए नहीं कहता हूं, मगर क्या है, जरूरी है, कुछ चीजें जरूरी होती हैं तो आपको याद, जैसे फंडामेंटल राइट ही आपको बताया तो आपको याद करना पड़ता है, तो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ऐसे सारा याद करना पड़ता है। अब आप मन मार के याद कीजिए या फिर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के उसको समझ करके, अच्छा 13 में ये कहा गया, बाहरी आपके अधिकार क्या है उसको समझ करके आप 25 में ये कहा गया, 20 में ये कहा गया, इसको आप अपने ऊपर लेकर के आप जो अध्ययन कर रहे हैं, क्या वह आपके योग्य बना, क्या उससे आपको कुछ मिला, क्या आप रट लिए? ये भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, वास्तविक है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मगर जब आप जो पढ़ रहे हैं, मैं कहता हूँ होलिस्टिक पढ़िए, पूरा पढ़िए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि 1 से लेकर के 16 नंबर क्वेश्चन तक जितने आते हैं आप पूरा पढ़िए, चयन आपके ऊपर है। मगर हम क्या होता है कि पहले ही प्रेजुडाइज होकर के हम ये सोचते हैं ये काम का है, ये काम का नहीं है। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो आप लोग ये सोचते हैं कि अरे काम का नहीं है, पहले ही आप डिसाइड कर देते हैं, पहले ही आपके दिमाग में ये रहता है कि मैं कम पढ़ूं। जो आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो पूरा पढ़िए, पूरा का मतलब कंप्लीट। हम ही उसको कह देते हैं अच्छा आर्टिकल 23 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ध्यान नहीं जाएगा। आपको जब हॉलिस्टिक लेंगे तो एकदम हॉलिस्टिक अप्रोच होगा, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट का जब आप हॉलिस्टिक वे देखेंगे तब हॉलिस्टिक होगा। हम डीपीएसपी में क्या करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, ये वाला कम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना वो है, जब संविधान में है उतना है तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप क्यों अनइम्पोर्टेंट कर रहे हैं? पहले आपकी क्या, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट ऐसा छोड़ नहीं सकते, आप पहले ही डिसाइड करते हैं ये वाला ठीक है, ये वाला, हम हॉलिस्टिक में देखते ही नहीं है। तो पहली बात ये है कि आपको हॉलिस्टिक देखना है, कंप्लीट देखना है, यानी आपकी दृष्टि बृहद होनी चाहिए। और जब बृहद हो गई तो चयन करने में आसानी होती है कि आपको क्या चयन करना है। आपको पढ़ना पूरा है, एफआर में आप थोड़ा सा पढ़ करके, ऐसे थोड़ा थोड़ा कार्य करके, डीपीएसपी में थोड़ा थोड़ा कार्य करके आप हट नहीं सकते, वो वाला इंपॉर्टेंट हो पहले से ही आपने, अच्छा इसमें इतना वाला पढ़ लेता हूँ, ये वाला, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ऐसे कूद कूद करके पढ़ते हैं, तो कूद कूद करके प्रश्न आता है, आपको समझ में नहीं आता है, उसी एफआर से प्रश्न आएगा, समझ में नहीं आएगा, आपको लिख ही नहीं पाएंगे। तो पहले क्या है, जो भी पढ़े कंप्लीट पढ़िए। कंप्लीट का सेंस, कंप्लीट का मतलब उसके हर पहलू, हर लक्षण, हर स्वरूप, हर उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जानने का, क्योंकि आप सब कुछ नहीं जान सकते, मगर क्या है, जितना आपके एग्जाम में जो पॉइंट दिए गए हैं उसके हर पहलू को आपको समझना चाहिए, जाने होना चाहिए, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे लिखने का। डिसीजन कहां से ले पाएंगे, आधा अधूरा नहीं। तो क्या है कि मैं बता ये रहा था कि इसको याद रखिए, एक होलिस्टिक वे में पढ़िए, और उसके बाद फिर आपको
जैसी जरूरत पड़े उसका सदुपयोग दुरुपयोग करिए। चलिए एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। अब जो है संस्कृत में अगर साहित्य की बात की जाए या क्रिटिसिज्म की बात की जाए या फिर लिटरेरी हिस्ट्री की बात की जाए, लिटरेरी हिस्ट्री के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं इसकी चर्चा की जाए, तो उस समय काव्य है क्या, काव्य की परिभाषा क्या है, तो सब कुछ बताएंगे। तो जो लिटरेशियन होंगे, काव्य शास्त्री होंगे, ये भी बताएंगे काव्य होता क्या है पहले। तो सबसे पहले, इससे पहले ज्यादातर विचार तो नहीं रखा जो रहे हैं। मेनली मैंने बताया था कि भामह के काव्य अलंकार से शुरू होता है यह बात। तो भामह ने सबसे पहले कहा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्द और अर्थ के साथ, शब्द और अर्थ के साथ जो चीज हो उसको हम काव्य कहते हैं। उन्होंने सहितो नहीं बताया कि सहितो का क्या अर्थ है, सहभाव है कि क्या है, या सहितों का क्या संदर्भ है, परंतु सहितों के संदर्भ को आप समझिए। शब्द और अर्थ तो आप समझ रहे हैं ना, किसी वाक्य में या किसी काव्य में शब्द हो और उसके अर्थ हो, ऐसे नहीं अंचंगलू लिखा हो, शब्द लिख लिए अर्थ समझे में नहीं। आज भी कई स्क्रिप्चर ऐसे हैं, कई ऐसी बुक हैं वो लिखे गए हैं मगर उसका अर्थ का समझे में नहीं, दुनिया की अलग लैंग्वेज में लिखे गए। आज तक कोई लैंग्वेज का पता ही नहीं है, वो अपने मन से कुछ नहीं लिख दिया बस। इतना तरीके से एक ग्रंथ का मैं नाम जानता हूँ, याद नहीं आ रहा है, इतना अच्छे तरीके से उसको लिखा गया है कि आदमी वो समझ ही नहीं आया आखिर है क्या, और कोई लैंग्वेज नहीं है वो किसी का अपना लिख दिया। तो शब्द हो अर्थ ना हो तो बेकार है, अर्थ ही हो शब्द हो नहीं तो भी बेकार है, यानी अर्थ और शब्द हो तो उसको। अब ये सहितों क्या है, तो सहितों के लिए एक तरीके से इन्होंने इनके संदर्भ को उन्होंने खुद व्याख्या नहीं की, शब्द और अर्थ के संदर्भ में ही जब उनके कुछ अन्य चीजों को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए रूपकादि अलंकार तस्या निर्बोधित, दूसरी लाइन ध्यान दीजिएगा, उसको याद रख सकते हैं आप। न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, वनिता यानी कोई कांता, उसका आनन यानी मुख, अगर उस पे अलंकार न लगा हो, वह जो डिजाइन आप जानते हैं आजकल तो पता नहीं क्या न लगा हो, तो क्या होगा कि वह उतनी सुंदर, मतलब उसका सौंदर्य उससे और बढ़ जाता है। तात्पर्य क्या है, यदि विभूषित हो, अब जिस जो कोई विभूषण न पहना हो, कुछ सिंदूर नहीं हो या अन्य चीजें न हो जो कि कांता के संदर्भ को या कान में न पहना हो, ना ऐसे सुंदर चीजें हो, तो क्या है उसका सौंदर्य बोध और बढ़ जाता है। नहीं तो क्या करते हैं लोग, विधवा के पास में ऐसी सुविधाएं नहीं देते थे, अब तो ऐसी भी सुविधाएं हैं, तो क्या है कि वह जो लावण्य है वह दिखेगा नहीं। तो लावण्य क्या है, वह कहते हैं कि न कांतम अपनी निर्भूषम विभाति वननाथ, वनिता का आनंद जो है, जो भूषण होता है तो बढ़ जाता है, और भूषण नहीं है तो वह रंग नहीं आता है। उनके कहने का ये है, उस समय काल में ऐसा ही था, इनका कहने का ये संदर्भ था। तो कहते हैं कि शब्द और अर्थ हो उससे सहित हो। अब ये सहित का अर्थ ही आप यह कह सकते हैं कि किससे, रूपक आदि अलंकारों से युक्त हो, अलंकारों से युक्त हो, अलंकार से युक्त होना चाहिए। ये उनके अन्य कारिकाओं के देखने के बाद में आपको पता चलता है। एक्चुअली हुआ क्या कि आपको भी पता है कि पहले अलंकार शास्त्र की बड़ी मान्यता थी। कुछ लोग जो है काव्य में शब्दालंकार को मानते थे, हम लोग चर्चा करेंगे आगे जब अलंकार देखेंगे तो क्या है शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार आप जानते हैं, उपमा होती है, यमक होता है, अलग अलग प्रकार के, एक शब्द से होता है और एक अर्थ से होता है, और हम चर्चा करेंगे आगे क्लास में। तो अलंकार जो है उसके पहले की प्रक्रिया में चल रहा था, सब लोग, इनके ग्रंथ का नाम भी आप जानते ही हैं। तो क्या है कि चर्चा चलती थी उसके पहले ही कि अर्थालंकार होता है और शब्दालंकार होता है। तो अर्थालंकार वाले जो होते थे उनका मत होता था कि काव्य में रूपक उपमा और ऐसे अर्थालंकारों से ही सौंदर्य आता है, और शब्दालंकारवादी मानते थे कि काव्य में जब प्राथमिक चारुता जो है शब्दालंकारों से आती है, शब्द के जो अलंकार होते हैं।
तो इन्होंने सहितव कर दिया। इनका जो सहतव है कि यानी दोनों चीज होने चाहिए, अर्थालंकार भी होने चाहिए और शब्दालंकार भी होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आपकी इस जो कारिका है, रूपकादि अलंकार अन्य से अन्य भी दोनों, तो सहितों का शब्द अर्थ हो साथ में सहितव हो। सहितव का मतलब शब्दालंकार और अर्थालंकार के सहित हो, उसको हम क्या कहते हैं? काव्य। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। तो भामा का यह जो मत है, शब्दार्थ सहित काव्यम, उन्होंने कहा वह क्या है? कहते हैं शब्द और अर्थ होने चाहिए, पहली बात। दूसरा, सहित होना चाहिए। सहित का मतलब शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की अंतर। इसका मतलब है कि भामह जो है, काव्य का जो सौंदर्य है या चारुत्व है, वह क्या है? शब्दालंकारों और अर्थालंकारों के साथ है। इसीलिए इनको अलंकारवादी भी कहा जाता है। हम लोग चर्चा करेंगे अलंकार जो संप्रदाय है, उसमें हम देखेंगे कि ये अलंकारवादी कहे जाते हैं। तो इनका जो मूल था वह क्या है? ये बाह्य सौंदर्य पे आधारित है या इनर पे है आधारित है? आप खुद बता दीजिए। ये बाह्य रूप पे आधारित है या इनर पे आधारित है? बताइए। अंतरंग है या बहिरंग है? बाह्य है, नॉर्मली है। सारी चीजें बाह्य पे ही लगभग चली हैं, ठीक है। अब चलिए, भामा को आपने समझा। अब चलिए दंडी पे। दंडी के ग्रंथ का क्या नाम है? हम्म? दश कुमार चरितम, नहीं सर, काव्यादश, सॉरी काव्यादश। अच्छा, चलिए। तो क्या है कि दंडी जो है, उन्होंने व्याख्या की काव्यादर्श में। काव्यादर्श में उन्होंने बताया। मैंने बोला कि मैं कभी भी प्रश्न पूछ लूंगा आप लोग, और आप लोग उत्तर देने वाले मुझे दिख नहीं रहे हैं। दंडी ने कहा, ध्यान दीजिए, कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तात्पर्य क्या है? पदावली क्या होती है? या एक कह लीजिए कि चमत्कृत अर्थ हो या इष्ट हो। चमत्कृत अर्थ हो, अर्थ कैसा हो? चमत्कार वाला। देखिए थोड़ा सा इनर की बात कर रहे हैं। उसका अर्थ कैसा हो? चमत्कार वाला हो। या इष्ट हो, इष्ट का मतलब जो हम चाहते हो कि चमत्कृत हो। ऐसे से पदावली जो युक्त होगी, ऐसे से युक्त शरीर जो होगा। देखिए अब ये बाहर की ही बात है। अर्थ चमत्कृत करने वाले हो और उससे युक्त जो पदावली होगी, यानी बाहर जो शरीर है उसका, वह होगी, उसको हम कहते हैं क्या? काव्य। दूसरे संदर्भ में देखा जाए कि चमत्कृत और इनको तो कहते हैं मनोरम हो, हृदय को आनंद दे। मनोरम हो और हृदय को आनंद दे, ऐसे अर्थ से युक्त पदावली हो, यानी शब्द का समूह हो, बाहरी स्वरूप। और ऐसे शब्द और दोनों मिलकर के काव्य है। ध्यान दीजिएगा, यानी काव्य के शरीर है। शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। विशिष्टेन अवच्छिन्न हो। अवच्छिन्न का मतलब होता है युक्त होना। विशिष्टेन अवच्छिन्न हो यानी युक्त होना। आप लोगों ने सुना, कई बार मैं बोलता हूँ न्याय दर्शन में, समवाय संबंधावच्छिन्न, गंधत्वावच्छिन्न, गंध निष्ठा देहता निरूपिता, ऐसे आपने अवच्छिन्न सुना। अवच्छिन्न का मतलब होता है कंप्लीटनेस, युक्त होना। समवाय संबंध से अवच्छिन्न हो यानी युक्त हो। गंध निष्ठा हो, गंध निष्ठा से युक्त हो, गंध होना चाहिए। समवाय संबंध से गंध होना चाहिए। ये नहीं कि हमें गंध कहीं अन्य मिल रहा है और हम देख किसी अन्य को रहे हैं, तो गंध वहीं से समवाय संबंध होना चाहिए। हमारा शरीर और देही जो आत्मा है, इसका समवाय संबंध है। एक को अलग नहीं कर सकते। एक को अलग किए कहानी खत्म, देह को अलग किए कहानी खत्म। समवाय संबंध से रहेंगे। घट में पृथ्वी समवाय संबंध से रहती है, तो ये अवच्छिन्न है। पृथ्वी जो है घट में अवच्छिन्न है, युक्त है, कंप्लीट है। आप घट में से पृथ्वी निकाल नहीं सकते, निकाल दिए घट रहेगा ही नहीं। समझ रहे? अवच्छिन्न है। शारीरम तावदिष्टार्थ विशिष्टेन अवच्छिन्ना पदावली भवति। ये कहते हैं कि काव्य का स्वरूप यह होता है। इन्हीं का जब मत आता है ना, तो जब हम जाएंगे पंडित जगन्नाथ को देखेंगे,
तो इन्हीं की परिभाषा, इन्हीं के शब्दार्थ के प्रकार को, पदावली को ही एक विशेष प्रकार को लेकर के परिभाषा में दृष्टिगोचर देखने को हमें मिलेगा, इन्हीं के शब्दों का, इन्हीं के संदर्भों को देखने को मिलेगा। कहाँ? जगन्नाथ में। तो अब क्या हुआ? अब देख रहे हैं पहले वाले से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भामन ने क्या कहा था? शब्दालंकार अर्थालंकार आवश्यक है। दंडी ने क्या कहा? अर्थालंकार तो ठीक है, होना चाहिए, मगर रस, रस के प्रति आस्था। रस कैसा? रस कैसा? चमत्कृत अर्थ, चमत्कृत अर्थ जो इनर वाले पे भी थोड़ा सा फोकस किए कि काव्य में जो होता है, मतलब चमत्कृत अर्थ से, चमत्कृत अर्थ समझ रहे हैं, अंदर चमत्कार वाली चीजें होनी चाहिए। थोड़ा सा इन्होंने इनर काव्य को भी छुआ, यानी रस को छुआ। रस का इन्होंने, दंडी ने बताया भी था एक शब्द, एक श्लोक मुझे आ रहा है, मतलब कारिका में उन्होंने बताया था, कामम सर्वोप्यलंकारो रसम अर्थे निसंचति। उनकी यह बात इसीलिए वहां पे चले जाता है। कहते हैं जो सभी अलंकार होते हैं ना, रस को ही सिंचन करते हैं, रस को ही उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से दंडी ने यह बात कही है। दो चीज अंतर समझ में आ रहा है ना? आसानी से आ रहा है? नहीं हो रहा है? गड्ढमड हो रहा है? चलिए वामन पे चलते हैं। ये रीति वाले आदमी हैं, कहते हैं रीति आत्मा क्या कही है? क्या प्रश्न पूछे हैं? एक तो आप लोग ना, मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मैसेज भेज देते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता। बोल सकते हैं सर आप? एक बार समझ, हाँ देख लिया, सर एक तो देख लिया, हाँ बता रहा हूँ। देखिए दंडी ने कहा शब्द और अर्थ में, यानी शब्द के साथ में अर्थ हो और साथ में सहित हो, सहित मतलब शब्दालंकार और अर्थालंकार के सहित हो, तो उसको हम काव्य कहते हैं, बाहरी स्वरूप को। दंडी आए, इन्होंने कहा कि चमत्कृत अर्थ हो, चमत्कार करने वाला अर्थ हो, ध्यान दीजिए, और उसके साथ में पदावली हो, उसके साथ में वह पद हो, पदावली हो, बहुत सारे पद हो, ऐसा नहीं एक ही हो, उसी को काव्य कह देंगे। चमत्कृत अर्थ वाले हो और पदावली। चमत्कृत अर्थ के लिए उन्होंने क्या बात कही? ये चमत्कार क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि ये जो अलंकार होता है ना, ये एक्चुअली जो अलंकार होते हैं वह सभी रस को सिंचन करते हैं। तो चमत्कार कौन करता है? अलंकार ही करते हैं। भैया आप देख करके बहुत सोना पहने भैया, यही तो चमत्कार है। तो कहते हैं ये जो है, जो अलंकार आदि हैं, यह क्या है? रस को ही सिंचित करते हैं, यानी इनर पार्ट को सिंचित करते हैं, जिससे हमें आनंद आता है, इनर पार्ट को। तो इन्होंने इनर पार्ट की भी चर्चा की। इसके बाद वामन आते हैं। वामन ये रीतिवादी हैं, हम लोग देखेंगे आगे कि कहते हैं रीति रात्मा काव्यस्य, रीति रात्मा काव्यस्य, कहते हैं रीति ही काव्य की आत्मा है, यानी स्टाइल। रीति, रीति रात्मा काव्य। अब इन्होंने लक्षण का अपना ही स्वरूप देखा। कैसा? कहते हैं गुण एवं अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुण एवं अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार, काव्य शब्दोयम गुणा अलंकार संस्कृतयो। गुण और अलंकार की संस्कृति हो गई हो, मिला दिया गया, मिक्स करके उसको, अच्छा, और शब्द अर्थ के साथ में जो चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। इनका कुल मूलभूत बात यह, कहीं लिख लीजिए, गुण एवं अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। गुण एवं अलंकार से युक्त शब्दार्थ को हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। समझ में आया? अब आप कहेंगे गुण क्या है? तो इन्होंने आगे के जो इनकी कारिकाएं थी उन्होंने बताया था, काव्य शोभायाः कर्तारः धर्मा गुणाः, काव्य शोभायाः कर्तारः धर्मा गुणाः। उसी को अगर कारिका के वेज में देखा जाए तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणाः, ऐसा कहा जाता है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, गुण क्या है? काव्य शोभायाः कर्तारः धर्माः गुणाः, काव्य शोभायाः कर्तारः धर्माः गुणाः। और लिख लीजिए,
तदतिशय हेतवः, तद त है, द है, तत है, फिर अतिशय है, तत् अतिशय हेतवः तु अलंकार, तद अतिशय हेतवः तु अलंकारा। अगर इसको मिला दिया जाए, तदतिशय हेतवः तो अलंकाराः। कहने का तात्पर्य क्या है, ये श्लोक कहते हैं गुण काव्य के नित्य धर्म है। ध्यान दीजिएगा, गुण, अभी हम बताता हूं कि गुण क्या है। काव्य के नित्य धर्म है, और जबकि अलंकार क्या है, अनित्य धर्म है। गुण और काव्य के नित्य और अनित्य धर्म जब मिल जाते हैं तो काव्य, और उसके साथ में शब्द अर्थ हो तो काव्य का निर्माण हो जाता है। हम लोग देखेंगे रीति में, उन्होंने कहा रीति क्या है, कहते हैं विशिष्ट पद रचना रीति कहलाती है। हम लोग देखेंगे रीति, स्कूल में देखने का प्रयास करेंगे। तो एक तरीके से यह कह दीजिए कि गुण युक्त हो, गुणों से युक्त हो। गुणों को हम लोग आगे थोड़ा विस्तार में देखेंगे कि आखिर ये गुण क्या है, उसके लिए भी हम लोग क्लास में रीति वाले में हम लोग विस्तार से देखने वाले हैं। तो बस यहाँ पे केवल मैं गुण नाम दे रहा हूं कि आपको यह स्पष्ट रहे कि गुण क्या है। तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में भी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो इन्होंने इस तरीके से व्याख्या दी। अब इनकी तात्पर्य क्या है, इन्होंने नई चीज ला करके डाली कि गुण भी हो और अलंकार भी हो। और अलंकार इंपॉर्टेंट नहीं है, गुण इंपॉर्टेंट है। गुण क्या है हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि वो उसको बताने में फिर जो हम इतना लंबा करने जा रहे हैं वह संदर्भ छूट जाएगा। बस आप गुण के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के रखे रहिएगा, हम लोग रीति में विशेष तरीके से देखने जाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर आते हैं रुद्रट पे। रुद्रट को छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर देखा जाए तो आनंद वर्धन पे उन्होंने इतना ही कहा था, ननु शब्दार्थ काव्यम, तात्पर्य क्या है, वही चीज, कोई योगदान तो है नहीं। ननु शब्दार्थ काव्यम जो पहले देख चुके हैं वही है। आनंद वर्धन पे, आनंद वर्धन कहते हैं सहृदय, देखिएगा सहृदय जो पाठक है, जो नाटक देखने जा रहा है, जो मूवी देखने जा रहा है, सहृदय हृदय आह्लादी, सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थम, शब्दार्थमयत्वम, शब्दार्थमयत्वम एव काव्य लक्षणम। आनंद वर्धन का क्या कहा, सहृदय, यही उसमें काव्य का लक्षण तो यही है। मगर एक और कारिका थी उनकी, पहले उसको आप थोड़ा सा देखेंगे। पहले उन्होंने काव्य की आत्मा के बारे में चर्चा की, काव्य की आत्मा में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं, इनका अर्थ कहने का है, इनका काव्य लक्षण का ये अर्थ है कि सहृदय हृदय आह्लाद शब्दार्थमयत्वम एव काव्य लक्षणम। अलग अलग कर लीजिए आप, सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थमयत्वम, शब्दार्थ से मय का मतलब युक्त होना, मय मतलब तन्मय हो जाना है। मय का अर्थ मैट प्रत्यय आप लोग देखे हैं संस्कृत राइटिंग में, है ना, मैट, तो उससे युक्त हो जाना क्या है, काव्य का लक्षण है। अर्थ क्या है, जो शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ जो आप समझ रहे हैं, वह सहृदयों को, यानी कि जो मूवी देखने जा रहा है या आप जो काव्य को पढ़ रहे हैं, उसको आह्लादित करते हैं, जो भी हो उनको आनंद देते हैं। शब्द अर्थ हो, शब्द और अर्थ होना चाहिए, मगर वह सहृदय को आनंद देने वाला हो, उसी को हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। इन्होंने परिभाषा जो है थोड़ी सी संदर्भ बदल दिया। अब देखिए यह यहाँ पर पहली बार आनंद वर्धन ने क्या किया, सहृदय को ला करके प्रश्न किया, यानी कि जो काव्य पढ़ रहा है या काव्य देख रहा है। अब इनके एक तरीके से आप कह लें कि हृदय में चले गए, काव्य की आत्मा के संदर्भ में जा रहे हैं, काव्य के अंदर जा रहे हैं, आंतरिक पक्ष पे देखा गया है। इनका जो पक्ष रहा है वह आंतरिक पक्ष रहा है, बाहरी पक्ष नहीं रहा है। तो आत्मा के संबंध में पहले मानते हैं ध्वनि है, आनंद वर्धन हम लोग चर्चा करेंगे ध्वनि के संप्रदाय। आप लोगों को याद कराया था मैं कि ध्वनि का कौन कौन रहा है, ये ध्यान रखिए। तो उन्होंने आत्मा ही ध्वनि माना है। अध्वनन कहाँ होगा, सहृदय में होगा। भाई मूवी चल रही हो और नायक नायिका बड़ा प्रेम में पड़े हुए हैं, या फिर बहुत अच्छा है कोई कॉमेडी करने वाला है,
स्क्रीन पे आ गया है, बहुत अच्छा कॉमेडी कर रहा है, पूरा खिलखिला करके हाल जो है एकदम हंसी से उठता है। मगर एक व्यक्ति है जिसकी शायद कांता अभी फोन आया चली गई, या फिर हो सकता है कि उसके घर में कोई आग लग गई, ऐसा समस्या, उसको वो अच्छा लगेगा? कितना भी अच्छा आपने काव्य लिखा हो, दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन आ गया हो, वो नहीं होगा। तो कहते हैं जब वह हृदय, वह अगर आपको लिख दिए बहुत अच्छा लिखे, हृदय को आनंद ही ना दे। तो इन्होंने पहले उस काव्य को कहा कि आनंद देने वाला हो वही काव्य है। ध्यान दीजिएगा, अंतर समझिएगा। लावण्य पे आ गया, अवयव पे, शरीर पे नहीं। अभी तक लोग शरीर और ये सब के लेकर के अलंकार होना चाहिए, शब्द में ये वो होनी चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, ध्वनि, आह्लादकता, ये जो है इनकी जरूरत, इसलिए आनंद वर्धन बड़े महत्वपूर्ण है। प्रथम बार जो है सहृदय की, आह्लादकता की, ध्वनि की बात करते हैं, और इसलिए इनका जो काव्य का कहना है बहुत ही अच्छा बन पड़ता है। आनंद वर्धन को बहुत सारे लोग काव्य लक्षण इनका सहृदय, हृदय, आह्लाद शब्दार्थमयत्वम एवं काव्य लक्षण। ये अभी भोज से पहले क्या है, फिर कुंतक को देख लिया जाए। अब देखिएगा, कहते हैं आनंद को ही वर्धन करने वाले, बहुत अच्छा आपने पकड़ा। हम्म, तो अब आते हैं कुंतक पे। कुंतक का क्या बात थी? आचार्य कुंतक किसके लिए? हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 स्कूल में इनका क्या है बताइए। कुंतक किस लिए जाने जाते हैं? इनके ग्रंथ का क्या नाम है? वक्रोक्ति जीवित। वक्रोक्ति जीवित वक्रोक्ति, है ना? तो वक्रोक्ति जो है वह क्या करेगा? ये वक्रोक्ति मतलब, ध्वनि और वक्रोक्ति में अंतर है, और मैं बताऊंगा उसको जब हम लोग अलग अलग उसको करेंगे। तो कुंतक ने पहली बार कैसे दिखाया, देखिएगा क्या क्या चीजें ऑटोमेटिक आ गई। पहले वाले सारे शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ तद विद आह्लाद कारिणी। क्या है? काव्य के मर्म को जानने वाले जो सहृदयी हो, काव्य के जानने वाले हो, मर्म को जानने वाले हो, मूर्ख लोग नहीं, और उसमें आह्लाद करने वाला जो व्यापार है, उन्होंने कहा इससे पहले आनंदवर्धन ने, आह्लाद करने वाला हो, किसको? सहृदय को। इन्होंने कहा ऐसे नहीं, सहृदय को, जो काव्य के मर्म को जानता हो, काव्य को समझता हो कि हाँ ये काव्य है, उसमें जो आह्लादकता आती है। जब हम मूवी देखते हैं, नायक नायिका कोई कॉमेडी का काम हो रहा है तो उसका आनंद, कॉमेडी हंस हंस करके पेट फूल जाता है। तो वह जो कवि ने व्यापार किया, देखिए कवि ने कितना सुंदर से बताया कि हंस हंस करके आप पेट फूल, हृदय को हंस हंस करके पेट फूल गया। तो ये जो कवि ने व्यापार किया, वक्र व्यापार किया, देखिए वो नायक नायिका जो भी काम कर रहे हैं, जो उनका कृत्य है, या रमण कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप जो है अपने आप के अंदर, आपके अंदर श्रृंगार रस उद्बुद्धित होता है। ये तो कवि का कार्य था ना, कि उसने ऐसा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर खींचा है कि आप उसको देख करके आनंदित हो गए। तो ऐसा कवि, इसमें जो व्यापार वक्रता आ रही है, एक्चुअली वो नायक नायिका नहीं, वो जो ऐसा कवि ने ऐसा सेटअप किया है उस नायक नायिका के माध्यम से कि आपको आनंद आ रहा है। और ऐसी जब रचना हो, साथ में शब्द और अर्थ मिले रहे, तब वह क्या हो जाता है? काव्य होता है। देखिए कितना डिटेल विस्तार, पहले शब्दार्थों को भी ले लिए, फिर सहृदय को भी ले लिए, आह्लादकता को भी ले लिए, और इसमें ला दिए कवि को। बोले कि कवि के व्यापार ऐसा हो, कई काव्य ऐसे होंगे जाएंगे मूवी में एकदम नीरस हो जाएंगे, समझ नहीं आया, बकवास मूवी था, ऐसा आप कह करके बाहर निकल जाए। इसका मतलब है कि कवि ने व्यापार वक्रता नहीं लाई सही से, उसका जो वक्रता है वह ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, व्यापार क्या होता है? व्यापार यह समझिए कि जब हम घड़ा बनाते हैं ना, जब हम घड़ा बनाते हैं, घड़े को बनाते हैं, तो दंडा और कुंभकार और मिट्टी, ये सारे व्यापार हैं,
सबको हम लेते हैं, देते हैं, कुछ चलाते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं, ये सारे व्यापार में होते हैं। तो बिना व्यापार के कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है, वो व्यापार नहीं है जो बाजार में आप देख रहे हैं। ये व्यापार मतलब कार्य जो होना, उसको व्यापार कहते हैं। तो वक्र कवि का जो व्यापार है, यानी जो वह सारा टूल्स को यूज कर रहा है सिस्टमेटिक वे में, वह जो है वही क्या है, काव्य है। देखिएगा कितनी बात, कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब थोड़ा सा चलते हैं, यहां तक एक सिस्टमेटिक वे को अब देखेंगे। यहां तक इन्होंने क्या किया, कुंतक आकर के पूरे सारे पुराने वालों को, आनंदवर्धन को भी लेकर के आप, और ये सुंदर परिभाषा है, आप भी कहेंगे अच्छी परिभाषा है, काव्य में ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ खराब भी होते हैं, उनको काव्य नहीं कह सकते। बहुत सारी मूवी है, उनको मूवी कहना भी बेकार लगता है, आप मूवी नहीं कह सकते। तो ये कहते हैं ये सारी चीज। अब आते हैं भोज पे। भोज क्या कहते हैं? भोज कहते हैं निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैर अलंकृतम। निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैर अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। क्या सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं दोष नहीं होना चाहिए। देखिए पहली बार काव्य में दोष को ला दिए। वो जो वक्रता की व्यापार था ना, उसको उन्होंने समझा कि ये अगर वो सही से नहीं काम किया है तो काव्य दोष कर रहा है, मतलब सही से मूवी आपने बनाया नहीं, क्यों किसी को कहना पड़ेगा बेकार लिखा, मूवी बहुत बेकार थी, देखने मत जाना। तो कह रहे हैं निर्दोष होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, और क्या गुण होने चाहिए। अब उनकी दूसरी बात, गुण होने चाहिए, अलंकार होने चाहिए, और क्या रस भी होने चाहिए। देखिए अभी तक जितनी चीजें थी उसको कितना तरीके से यह कर रहे हैं। और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो कवि को यश प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। यानी कि काव्य का लक्षण में क्या है, दोष रहित, गुणों से युक्त होना चाहिए, अलंकारों से युक्त होना चाहिए, और रस से युक्त होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें हैं तो वह काव्य है, और उसी से यश मिलेगा, उसको आपको पिक्चर हॉल में आनंद आएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी को जो है आचार्य विश्वनाथ कहते हैं भोज जो है इनका लक्षण किसी काम का नहीं है। मेरे हिसाब से कहते हैं कूड़े में डाल देना चाहिए, है ना। भोजराज का जो लक्षण है वह किसी काम का नहीं है। साफ साफ मना कर देते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे क्यों। कहते हैं कि ये निर्दोष उर्दोष फालतू की बात कर रहे हो, हम बताएंगे आगे। आचार्य विश्वनाथ बताएंगे आगे। तो यहां आकर के आप देखेंगे, इसको मैं इसलिए रखता हूं कि यहां के बाद नया डेवलपमेंट शुरू हुआ। यहां तक बात जो चली एक तरीके से घूम फिर करके चीजें चलती रही। अब इसके बाद एक नई प्रक्रिया आई, नया संदर्भ आया। क्या आया देखेंगे, मम्मट का बड़ा महत्व है, बड़ा काम आता है। और पिछली बार तो मेरे ख्याल से प्रश्न भी पूछा था। मम्मट की तरफ चलते हैं। भामा को देखे, शब्दार्थो सहित तो काव्यम। ऐसे अग्निपुराण में भी कहा गया है, काव्य की परिभाषा बताई गई थी। वहां पे बताया गया था संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो कोई किसी का एक नहीं है। फिर दंडी आते हैं शारीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। रुद्रा आते हैं कहते हैं शब्दार्थ काव्यम। वामन आते हैं कहते हैं काव्य शब्दोयम। आनंदवर्धन कहते हैं शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। एक तरीके से कह ले, डिटेल नहीं, सामान्य तरीके से। अब इसके बाद में ऐसे हेमचंद आते हैं, मगर हम हेमचंद की चर्चा न करके एक ही चीज है मम्मट। हेमचंद से पूछने का संदर्भ बहुत रेयर है, मम्मट है। मम्मट का ही परिहार एक तरीके से देखा जाता है। मम्मट कहते हैं तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलम कृति पुनः क्वापि। अच्छा, पिछली बार प्रश्न आया, मैं पढ़ाता तो शुरू से हूँ, मैं पढ़ाता शुरू से हूँ। पिछली बार प्रश्न आया, पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लिया सर, ये प्रश्न में मुझे समझ में नहीं आया, इसका अर्थ क्या है आप बता दें सर। अब बताइए कि आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझे, या तो आपने जहां से पढ़ा है वो उसकी गलती है। आपको क्यों नहीं वह जो
जितने डायमेंशन बनते हैं उसको बनाए, कम से कम डायमेंशन तो पूरा करो भाई, ये तो कर्तव्य बनता है प्रत्येक व्यक्ति का। तो बच्चों को कहां समझ में आ जाएगा? आप डायमेंशन पूरा करोगे, कभी ऐसी समस्या नहीं होगी। भाई सिलेबस से ही प्रश्न पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस से बाहर से उठा करके प्रश्न पूछ देता है। सिलेबस से पूछ रहा है तो यदि आपको सिलेबस, ऐसा भी नहीं है कि जीएस तरीके से वो सिलेबस बना दिया है आपके, सिलेबस तो कवर होना चाहिए आपका। नहीं हो रहा है, नई चीजें हो रही हैं, तो फिर बेकार है, बेकार है। 4 कोस दूर रहे ऐसे लोग, वही अच्छा है, मगर दुकान चलाने के लिए चाहिए। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलरम कृति पुनः क्वापी। अब काव्य के लक्षण मम्मट कहते हैं। मम्मट का ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य काव्य प्रकाश। प्रकाश। ये आप लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो रहे हैं, टेंशन, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करने का फल मिलता है, इतना मुझे पता है। मम्मट मम्मट ने कहा, कहते हैं दोष से रहित होना चाहिए, शब्द और अर्थ से युक्त होना चाहिए, गुणों से युक्त होना चाहिए। बार बार गुण आ रहा है तो आप लोग सोचेंगे कि ये आखिर गुण क्या है। बस थोड़े से मैं बता देता हूँ। 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक माधुर्य होता है, एक ओज होता है और एक प्रसाद होता है। ध्यान दीजिएगा, माधुर्य गुण में श्रृंगार रस आदि लिखे जाते हैं, माधुर्य मधुरता जिनमें होती है। ओज वाले में जटाटवी गलत जोला डमट 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 डमा। प्रसाद वालों में एक गुण का प्रकार होता है प्रसाद, उसमें ये दोनों होते हैं नॉर्मली। तो आप देखेंगे कि प्रसाद गुण के कवि हैं, कालिदास आप मान सकते हैं, या अन्य लोगों को देखते हैं प्रसाद गुण के आते हैं, स्पेशली बाणभट्ट को आप कह सकते हैं। ऐसे आपने सुना होगा, माधुर्य गुण ऐसे सब सुना होगा। बार बार गुण आ रहा है, वहां पर डिटेल में मुझे बताना है, मगर बस इतना समझिए, गुण के संदर्भ में माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण मुख्यतः, इसके भी हम चर्चा करेंगे, और चीजें भी हैं जिसमें लिखा जाता है। गुण कैसे होते हैं? जिसमें आप लिखते हैं। तो कहते हैं कि दोष रहित होने चाहिए। काव्य के दोष होते हैं, हम लोग अगले रस देखेंगे तो काव्य दोष हम लोग उसमें देखेंगे। काव्य में ये चीजें नहीं होती, अगर ऐसी हैं तो काव्य का दोष है। तो अब अभी तक काव्य दोष नहीं पूछा है, मगर पूछ लेगा, क्यों नहीं पूछेगा? काव्य दोष इसका पार्ट है। गुणों को नहीं पूछा है, गुण पूछ लेगा, केवल प्रसाद गुण पूछ लेगा। आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो होगा? नहीं होगा। पहले पहले साल वो पूछेगा गुणों को बताएं, गुण क्या होते हैं, गुण के बारे में बताएं। अब लगेगा कि अरे ये तो नया प्रश्न आ गया, ये क्या है? ऐसे नहीं चलेगा, आपको पढ़ के जाएंगे, जो सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना के जाना होना चाहिए। तो क्या है कि शब्द और अर्थ के साथ में गुणों के साथ होना चाहिए, और अलंकार हो तो भी ठीक नहीं है, ठीक है, अलंकार ना हो तो भी कोई बात नहीं। पिक्चर अच्छी हो, अब उसमें पिक्चराइजेशन से कोई मतलब नहीं। अब आज से इसके सत्यजीत रे के मूवी देखेंगे आप, पिक्चराइजेशन उतनी अच्छी नहीं है। क्या वह काव्य नहीं है? काव्य है, फिल्म है, बहुत अच्छी मूवी है। और उसी में आप देखेंगे उन्हीं के बातों पे आधारित अवतार मूवी, उसमें बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन, अलंकार है, तो वो भी काव्य है। तो क्या है, दोनों काव्य है। अब इसको आप सत्यजीत रे वाली जो मूवी है उनको आप ऐसा तो नहीं कह सकते पिक्चराइजेशन अच्छा नहीं था, अलंकृति अच्छी नहीं थी तो काव्य नहीं है। तो अब देखिएगा क्या कहते हैं, तद दोषौ, शब्दार्थौ तत्। भामा ने परिभाषा दी थी, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, आपने सुना था। कहते हैं तत्, शब्दार्थौ तत् मतलब शब्द और अर्थ क्या है, यानी शब्दार्थों का मतलब वही जो तत्। तो इस तरीके से शब्दार्थौ तद अदोषौ, तत् अदोषौ मतलब दोष नहीं होने चाहिए, अदोष, दोष से भिन्न होना चाहिए, दोष से इतर होना चाहिए। जो काव्य शास्त्रोक्त दोष है, हम लोग दोष को देखने ही जा रहे हैं, तो वहां पर जो है देखेंगे शास्त्रोक्त दोष नहीं होने चाहिए, दोष का हम विस्तार से देखने का ही प्रयास करेंगे। और कहते हैं गुणों के साथ होना चाहिए, यानी वही माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये जो 3 गुण हो इनसे युक्त रहने चाहिए।
ठीक है। और ये बताते हैं तदोदोषो शब्दार्थो सगुणौ अलंकृति पुनः प्राप्ति। अलंकार कभी हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं है, अलंकार हो चाहे नहीं हो है? अलंकार हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो कोई बात उस तरीके से अलंकार अच्छा प्रयोग किया गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मट का यह जो है काव्य लक्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वह चाहे वह कवि के रूप से देखा जाए या सामाजिक यानी सहृदय के रूप से देखा जाए, तो एक तरीके से उत्तमता को है, क्योंकि इसमें कृति का भी संबंध है और अनुकृति का भी संबंध है। तो इस तरीके से इनके काव्य लक्षण को कह सकते हैं कि एक उत्तम काव्य लक्षण है। दोषों से रहित होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में। इतना लंबा हेमचंद्र ने खींच दिया था, हेमचंद कह रहे हैं भोज ने, तो उतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, सामान्य शब्दों में इन्होंने बताया। और लक्षण वो होते हैं कि बहुत छोटा हो, लक्षण उसे कहा जाता है अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव दोष ना हो और कम में हो, बहुत कम में हो, बहुत बस बड़ा ना हो। तो कम में कहेंगे मनुष्य की परिभाषा तो क्या होगी, सबसे कम में। बहुत कम में परिभाषा क्या होती है, बहुत छोटी होती है, इतना नहीं लंबा नहीं परिभाषा, 2 घंटे तक परिभाषा ही बता रहे हैं आप, ऐसा नहीं। परिभाषा का मतलब होता है बहुत छोटे में आपने सटीक बात कह दी, जो है वो कह दिया। तो छोटे स्तर पर रखने के लिए अगर इन सारे संदर्भों को देखा जाए तो डिटेल में इसलिए चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम इतने ही काम के हैं, नहीं तो वहां चर्चा करने के लिए तो बहुत है। आपको पता नहीं है कि इस इतना जो आप चर्चा आज देख रहे हैं, अलंकार शास्त्र में जब पढ़ाता हूं तो वहां पर क्या होगा, एटलीस्ट 20 क्लास चलता है, केवल इतने पे ही, केवल इतने पे ही 20 क्लास चलता है। तो सारा चीज है, अब 20 क्लास इसी को करने लगेंगे तब तो पूरा हो गया। मेघदूतम को पता चला कि 1.5 महीने 2 महीने कर रहे हैं, तब तो हो गया 2-3 साल का प्लान है। चलिए तो मम्मट का जो है बड़ा महत्व है, बड़ा इसका संदर्भ है। अब इसके बाद चलते हैं जयदेव पे। जयदेव का ध्यान रखें, ये कहते हैं निर्दोषा लक्षणवती शरीर गुण भूषिता सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक काव्य नाम वाक। क्या कहते हैं, कहते हैं निर्दोष होना चाहिए, विस्तार ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। निर्दोष होना चाहिए और रीति होना चाहिए, अब रीति भी आ गई, स्टाइल। गुणों से युक्त होने चाहिए, गुण होने चाहिए, अलंकार से युक्त होने चाहिए और अनेक वृत्ति होनी चाहिए। इन्होंने एक ही यही बात कही कि अनेक वृत्ति होनी चाहिए। अनेक वृत्ति मतलब केवल एक लाइन को काव्य आप नहीं कहें, भैया 2 घंटे की मूवी कम से कम बनाना। आप 15 मिनट की मूवी कह और बना करके बोल रहे आ जाओ मूवी देखो, पिक्चर चिपका दिए, ऐसे नहीं, कम से कम 1.5-2 घंटा तो देना, ऐसे थोड़ी ना होगा। मूवी बना दिए, बोले हम 15 मिनट में बना दिए जी, आओ देखो, आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। 15 मिनट में क्या देखेंगे मूवी, उससे अच्छा मोबाइल में देख लेंगे, अगर बहुत कुछ अच्छा होगा तो। भाई 1.5-2 घंटे की मूवी हो जिसे देख करके हमको भी लगे पैसे का सदुपयोग हुआ है कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि ये भी होना चाहिए, अनेक वृत्तियां होनी चाहिए। वृत्ति का मतलब बड़ा होना चाहिए, काव्य बड़ा होना चाहिए, एक लाइन का काव्य ना हो, उसको काव्य नहीं कहेंगे। बात समझ में आया? चला जाए, आगे चला जाए। विश्वनाथ, विश्वनाथ को चलते हैं। इनका एक आता है, इन्होंने काव्य की परिभाषा दी, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आपसे एग्जाम में अलग से पूछा जाता है, यही समझ लीजिए उसको। हम लोग रस में तो देखेंगे मगर रस में अन्य चीजें देखेंगे, इस पे नहीं आ पाएंगे। तो काव्य का लक्षण इन्होंने पूरा, चाहे उद्भट हो, कुंतक हो, आनंदवर्धन हो, वामन हो, भोज हो, उद्भट, महिम भट्ट, इन सब को खंडित कर दिए। उन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देखिए कितनी छोटा है और कितना सिस्टमेटिक है। कहते हैं रसात्मक वाक्य मतलब अंदरूनी, अब बात की सीधे अंदर की बात की कि यदि रस नहीं है वाक्य में तो वह काव्य नहीं है। वाक्य क्या होता है, वाक्य कहते किसे हैं, जब हम ध्वनि पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो वाक्य होते हैं उनमें, वाक्यों में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि होनी चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि होनी चाहिए। यहीं पर मैं बता रहा हूं वाक्यम रसात्मकम काव्यम को, तो यहीं से ध्यान से सुन लीजिए। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम के अंतर्गत कि वाक्य किसे कहेंगे, तो
आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि जब होती है तो उसको हम वाक्य कहते हैं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि क्या है? 2 सेकंड में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जो आप कह रहे हैं वह सामने वाला समझ पाए, और जो आप कह रहे हैं उसमें शब्द में ऐसी योग्यता हो, जैसे आप कोई कोई आपके साथ काम करने वाला है, या कोई आपका पुत्र है, या कोई भी है, उसे कह रहे हैं आपको लेना क्या है? पानी। उसे आप कह रहे हैं अगर आप हूं कहेंगे और उसे हूं कर रहे हैं तो हो सकता है वो ना, आपकी आकांक्षा क्या है? पानी लेना है। उसे आपने हूं कहा तो नहीं चलेगा। अच्छा, आज आपने उससे कहा कि पा, और कल कहे कि नी, तो भी नहीं होगी। सन्निधि होनी चाहिए। पा, आज आपने पा कहा, कल कहा नी, और कल शाम को पकड़ करके मारने लगे, तो मुझको मैं 2 दिन से कह रहा हूं पानी नहीं दे रहा है, यही बोलेगा कि कल आपने पा कहा था, आज ना आपने नी कहा, हमको कहां समझ में आएगा? तो सन्निधि होनी चाहिए वाक्य में। आकांक्षा, पानी से वो आप पानी ही समझे, ऐसा नहीं हाथ में उठा करके पानी का मतलब वो गिलास समझे, गिलास के अंदर भर के लाना है। आपकी बात ऐसी हो और उस शब्द में योग्यता हो। योग्यता हो, जो पानी आप कह रहे हैं तो इसमें योग्यता हो, वो समझ जाए। और उसके बाद में सन्निधि भी होना चाहिए। आज कह दिए, कल कह दिए, साल भर बाद कह दिए, नहीं चलेगा। शुरू में नायक ने कहा पा और बीच में नी कर दिया, और लास्ट में कहता है हमने बोला था पहले, देखे तुम पानी समझ ही नहीं पाए, ऐसे नहीं चलेगा। तो काव्य क्या वाक्य क्या होता है? ये तीनों चीजें होनी चाहिए, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि होनी चाहिए। और साथ में क्या होना? रस होने चाहिए। ये जो 9 रस हैं, 7 रस हैं, 8 रस हैं, अलग अलग हम चर्चा करेंगे उनकी। कई लोग 10 भी कहते हैं, शांतोपि नौमो रस, शांत 9 रस के रूप में देखा जाता है। 10-20 लोग व्याख्या करते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे वहां। तो आ, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, शांतोपि नौमो रस, प्रश्न आ सकता है, अभी तक आया नहीं है, हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम, आपको दिया भी है प्रश्नोत्तर के रूप में, हर चीज उपलब्ध है। तो वाक्य हो जिसमें 3 चीजें हैं, रस हो, और इन दोनों से जो भी युक्त है उसे हम काव्य कहेंगे। बात खत्म। कितनी सुंदर बात इन्होंने कह दी, है ना? उसी में जब हम देखेंगे आगे तो थोड़ा सा ध्वनि काव्य और ये सब, तो इसी में वह बताते हैं कि इसी के अंतर्गत ध्वनि काव्य भी आ जाता है, गुणीभूत व्यंग काव्य भी आ जाता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे, इसके स्वरूप को वह स्वीकार करते हैं। पहले हम ध्वनि को जब देखेंगे तब आपको यह समझ में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अंतरूनी अंतरंग के आधार पर यह बात की। अब देखिएगा विश्वनाथ, सबसे बढ़िया बात लास्ट में आते हैं। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। कितनी सुंदर बात कहते हैं। ये रमणीय क्या है? रमणीय अर्थ, रमणीय क्या है कि लोकोत्तर अलौकिक आनंद को बताए, इनके आगे की कारिकाओं में आपको लोकोत्तर आनंद को उपलब्ध कराए, उसे हम रमणीय कहते हैं। और जिसके अर्थ को सुनकर जो सहृदय है, यानी कि जो मूवी देखने वाला है वह चमत्कृत हो जाए। नहीं? आप लोग कोई नायक या नायिका कोई ऐसी बात कहती है, या मेरे से भी आपने कई बार ऐसे शब्द सुने होंगे, आपको एकदम आनंद आ जाता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, आप चमत्कृत हो जाते हैं, आपको आनंद, अच्छा ये भी दृष्टि हो सकती है। इस तरीके से हमें सोचें, ये कैसे हुआ उसका विषय। तो कहा कि लोकोत्तर रमणीय अर्थ हो, रमणीय अर्थ का मतलब लोकोत्तर आनंद उड़ाने वाला हो, और उससे चमत्कृत हो जाए व्यक्ति, उसको हम कहेंगे रमणीय। रमणीय, इसी को आप कह सकते हैं लोकोत्तर आनंद। अब ये लोकोत्तर आनंद क्या है? आनंदवर्धन को देखें, जिसमें सहृदय की बात करते हैं, कुंतक भी कहते हैं, दंडी भी इष्टार्थ कहते हैं, वामन सौंदर्य कहते हैं इसी को। तो चमत्कार भी आप इसको कह सकते हैं, लोकोत्तर को। तो लोकोत्तर आनंद, ये चमत्कार जो है वह आह्लाद को उत्पन्न करता है। और कहते हैं ऐसा प्रतिपादक जो शब्द हो, ऐसा लोकोत्तर आनंद प्राप्त करने वाला जो शब्द हो, जैसा कोई कहा हो और उससे युक्त कोई भी चीज हो, उसको हम काव्य कहते हैं।
तो ये क्या है, आनंद आता था। मान लीजिए कोई राजा है, तो यह राजा क्या है, आप कोई व्यक्ति है, मेहनत करता है, तो भोजन नहीं है खाने के लिए, अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, काफी लोगों के पास भोजन आदि की व्यवस्था नहीं। आप लोग देखे ही थे, हम लगातार लगभग 2 ढाई महीने तक दोपहर में भोजन मैं चला रहा था, कई लोग मिल करके भोजन चलाते रहे। यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 200 लोग डेली भोजन कम से कम करते थे, उससे ज्यादा भी हो जाते थे। आसपास के जो श्रमिक आदि लोग थे यहाँ के आसपास, सभी को जो है व्यवस्था, तो आनंद मिला ना। अब मान लीजिए 100 श्रमिक लोग हैं, उनके बीच में हम गए और उनको कहा कि देखिए आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, लॉकडाउन में आप कहीं जा नहीं सकते हैं, और कल से आपके दोपहर की पूरी भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से। वो आनंद आया ना उनको, लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति हुई। चलो ईश्वर, ऐसी चीजों में जब ऐसा हो तो उसको हम काव्य कहते हैं। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। अब यहीं पे आकर के जो है यह परंपरा, काव्य लक्षण की परंपरा समाप्त हो जाती है। काव्य लक्षण का वह जो संदर्भ है वह समाप्त हो जाता है। तो सर आप इसको इनको सभी का सम्मिलन कह सकते हैं, बहिरंग और अंतरंग दोनों चीजों का आप सम्मिलन कर सकते हैं। सारी चीजों का सम्मेलन हो गया। काव्य का लक्षण है, काव्य का संदर्भ है, समझ में आया। एक ही चीज डेवलप कैसे कैसे होते होते वाक्यम रसात्मकम काव्यमाई, पंडित जगन्नाथ ने कहा ये लोकोत्तर आनंद जो भी शब्द दे रहे हो वह क्या है, काव्य है। कितनी सुंदर बात है। लोकोत्तर को ही आप अलग तरीके से, आनंदवर्धन को सहृदय के संदर्भ में कहा, दंडी ने इष्टार्थ कहा, वामन ने सौंदर्य कहा, और स्वरूप थे। उसी को आप कह लें कि इस सारे को ही, लोकोत्तर आनंद को ही आप कह लें कि वह रमणीय अर्थ है। आनंद तो ही है। तो इस तरीके से यह सारी चीजें बताई। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को काव्य का लक्षण, कोई प्रश्न है इस पे तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर जो है आपके पास में आपको मैं कोशिश क्या करूंगा, वहाँ यूपी संस्कृत संस्थान में लिखवा ही रहा हूँ, तो वहां से जब भी मिल जाएगा तो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो जरूरत नहीं है उतना मेहनत करने की, कैसे हाँ सारा याद हो जाए, सारी चीजें हो जाए, तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। चलिए, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।